अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमने टेनेंसी एक्ट जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आज हम सेक्शन 12 से पढ़ेंगे। ये सेक्शन 12 से जो है ना आपका आगे जितने भी जा रहे हैं वो रेंट तक हैं, ठीक है। आज हमने जो पढ़ना है वो आपका रेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 12 में जो है ना सिंपल सी बात लिखी गई है कि अब इसके बारे में आपको पता भी है, ठीक है। जिस हद तक आपने पढ़ लिया ना पहले, आपने रेवेन्यू एक्ट भी पढ़ा है, एक्विजिशन एक्ट भी पढ़ा है, तो आई थिंक काफी सारा आपको इसके बारे में पता है। सेक्शन 12 के अंदर वो कहता है कि राइट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनिट, ठीक है, कि टेनिट जो है उसके क्या राइट्स हैं और जो लैंडलॉर्ड है उसके क्या राइट्स हैं। सेक्शन 12 में सिंपल सी बात की गई है कि आपने लैंडलॉर्ड के राइट के बारे में बताना है और टेनिट्स के राइट्स के बारे में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड के राइट क्या है कि वो रेंट वसूल कर सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी है, वो जितना रेंट जो है ना उसके ऊपर लगाता है, दोनों के दरमियान जो तय हो जाता है कि इतना रेंट होगा, तो लैंडलॉर्ड ने क्या करना है, रेंट वसूल करना है। उसके बाद वो इनहेंसमेंट कर सकता है रेंट के अंदर, मतलब कि रेंट को ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है। हो सकता है किसी साल फसल ज्यादा हो या गवर्नमेंट फसल का रेट बढ़ा दे, तो वो रेंट का रेट भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अगर कम हुआ है तो रेंट का रेट कम भी कर सकता है। उसके बाद शेयर इन प्रोड्यूस एंड पोजेशन, वो जो फसल उसके ऊपर काश्त की जा रही है, जो प्रोड्यूस आ रही है, उसके अंदर भी वो शेयर ले सकता है। वो रेंट ना ले, वो कहे कि जो फसल तुम काश्त कर रहे हो इसके अंदर मैंने रेंट लेना है, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं, और उसके अलावा जो वो फसल होगी उसके ऊपर वो पोजेशन भी ले सकता है। उसके बाद जो इसका फोर राइट है वो ये है कि प्रेजेंट एट टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस, कि जब भी प्रोड्यूस की डिवीजन का टाइम होगा उस वक्त लैंडलॉर्ड भी वहां पर मौजूद होगा, ठीक है, ये भी उसका हक है। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड के हक में चार बातें बताई हैं। एक, वो रेंट वसूल कर सकता है। दूसरा, अगर वो कहे कि मैंने कैश के फॉर्म में नहीं लेना, मैंने प्रोड्यूस जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी काश्त है, जो फसल है, उसके अंदर से मुझे शेयर चाहिए, तो वो भी वो ले सकता है। उसके बाद वो रेंट के अंदर इन्हेंसमेंट भी कर सकता है। और जो लास्ट थिंग, जो लास्ट राइट उसका वो ये वाला है कि जब डिवीजन हो रही होगी फसल की, उस वक्त भी लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि वो वहां पर मौजूद हो, ठीक है। फिर दूसरी तरफ टेनेंट के ऊपर आ जाए, टेनेंट के क्या क्या राइट है। टेनेट में आ जाता है एक्सक्लूसिव पोजीशन, मतलब ये भी पोजीशन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद है मतलब कि ये जो फसल होगी उसको डिवीजन से पहले अपने पास भी रख सकता है। उसके बाद ये जो फसल इसने काश्त की है उसको ये काट सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, ये भी हक टेनेट के पास है। फिर जब डिवाइड करनी है, ठीक है, उसको जब शेयर करना है, मतलब कि डिवाइड भी कर सकता है लैंड लॉर्ड, और अपने दरमियान उसको डिवाइड भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर से शेयर भी ले सकता है। जो इसने फसल काश्त की, जारी बात है अगर टेनेट काश्त कर रहा है तो वो उसके अंदर से अपना हिस्सा तो लेगा। उसके बाद पोजेशन, मतलब जिसने जो भी फसल है, फॉर एग्जाम्पल इसने फसल काट लिया और अभी उसकी ये डिवीजन नहीं कर रहे, तो ये उसको अपने पोजेशन में रख सकता है, ठीक है, अपने पास उसको ऑक्युपाइड रख सकता है, उसके ऊपर कब्जा जो है वो इसका होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो सारी जो होगी ना उसका रेंट अदा कर देगा, और उसको जाती तौर पर जितनी भी वो फसल होगी उस सारी को भी अपने पास रख सकता है। उसके बदले में क्या करेगा, ये कैश दे देगा, ठीक है। तो ये भी हक इसके पास होता है। तो यहाँ पर सेक्शन 12 जो है ना वो सिंपल आपको बताता है कि राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनिट, टेनिट के क्या राइट है और लैंडलॉर्ड के क्या राइट है। आगे राइट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आपने सिर्फ सेक्शन 12 में ये याद रखना है कि सेक्शन 12 में बात की गई है लैंडलॉर्ड और टेनिट के राइट के बारे में, ठीक है। आगे जो बातें लिखी हुई हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद सेक्शन 13 पे आ जाए। सेक्शन 13 में बात की गई है कम्यूटेशन एंड अल्ट्रेशन, ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब होता है कमी करना, अल्ट्रेशन का मतलब होता है तब्दील करना, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात जो ऊपर आपको बताई थी कि इनहेंसमेंट में मैंने कहा था कि जो रेंट होता है उसको आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कहता है कि जो रेंट है उसको आप कम भी कर सकते हैं, उसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं। सेक्शन 13 में एक सिंपल सी बात बताई गई है, ठीक है, कि जो रेंट होता है उसको कम भी किया जा सकता है, उसको ज्यादा भी किया जा सकता है, मीन कि उसमें तब्दीली की जा सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ चीजें लिखी हैं कि आप जो रेंट होता है वो किस किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, उसका मेथड क्या है। सबसे पहले तो आपको पीछे आपने पढ़ लिया, जब हमने राइट पढ़े तो आपको ये बात क्लियर हो गई है। पहली बात तो ये है कि प्रोड्यूस जो हो रही है उसको डिवीजन के ऊपर, मतलब ये है कि आप रेंट किस तरह से कर सकते हैं कि लैंडलॉर्ड कहे कि जो तुम काश्त कर रहे हो, जो फसल होगी उसके अंदर से मेरा भी हिस्सा होगा, तुम्हारा भी होगा, ठीक है। इस फॉर्म में भी आप रेंट वसूल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो क्रॉप की नेचर होगी, फॉर एग्जाम्पल उसने गंदम की फसल काश्त की है, चावल की फसल काश्त किया, उसके नेचर के अकॉर्डिंग भी आप रेंट जो है उसको, उसका जो रेट होगा उसको फिक्स कर सकते हैं कि मैंने इस फसल के मुताबिक इतना रेट लेना है, ठीक है, इतना रेंट लेना है। उसके बाद थर्ड आपके पास आ जाता है कि रेट ऑन रेगोनाइज मैयर बाय एरिया, कि एरिया के लिहाज से भी कि उसने कितनी जमीन दी है।
जमीन का इतना हिस्सा दिया है, कितना मतलब 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, उसके मुताबिक भी वो क्या कर सकता है, आपसे रेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं, उसका रेट लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे आ जाता है कि रेंट इन ग्रॉस ऑन टेनेंसी। ठीक है। रेंट इन ग्रॉस ऑन टेनेंसी, ग्रॉस का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड अमाउंट। मतलब ये है कि एक बंदा है, उसने आपसे जमीन ली है 5 साल के लिए ठेके पे, एक बंदा उसने आपसे जमीन ली है 5 साल के लिए ठेके पे। अब क्या होगा कि 5 साल के लिए उसने जो ठेके पे लिया, उन दोनों के दरमियान ग्रॉस और टेनेंसी हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक रेट फिक्स हो जाएगा, वो 5 साल में उसने वही पेमेंट आपको अदा करनी है। ठीक है। यहाँ पर चार ये चीजें आ गई। अब हमने ऊपर सेक्शन 13 में बात की कि जो ये रेंट होता है उसको कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि फॉर एग्जाम्पल वो जो है ना आपका जो रेंट है उसको कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं, मतलब कि 3 और 4। ठीक है। सेक्शन ये जो यहाँ पे आपको 3 पार्ट पढ़ाया है और 4 पार्ट पढ़ाया है, ठीक है, इन दोनों के मुताबिक वो क्या करना चाहता है, रेंट को कम या ज्यादा करना चाहते हैं। तो इसके लिए दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है। ठीक है। ये नहीं है कि जो फॉर एग्जाम्पल फसल का रेट, फसल इस साल कम हुई है या गवर्नमेंट ने रेट जो है वो बढ़ा दिया है या कुछ भी हुआ है। ठीक है। तो जो टेनिट है वो जाके कहता है कि लैंडलॉर्ड को कि भाई तुम मेरा ना जो रेंट है उसको कम कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि टेनिट ने कहा है तो फौरन उसका रेट वो कम कर देगा। दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है। ठीक है। लैंडलॉर्ड भी कहेगा और टेनिट भी कहेगा, दोनों मिलके जो फैसला देंगे, दोनों अगर एग्री हो जाएंगे, देन वो क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, मतलब उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 12 के अंदर सिंपल आपको बताया कि बात की गई है राइट्स के बारे में। राइट्स किसके, टेनिट्स के राइट और लैंडलॉर्ड के राइट। ठीक है। सेक्शन मैंने आपको बताया कि हम रेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर सेक्शन 13 जो है उसके अंदर बात की गई है कि अगर आप एक टेनिट से रेंट वसूल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप तब्दीली भी कर सकते हैं। ठीक है। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों की रजामंदी का होना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 13 आपको ये बताता है। उसके बाद आ जाए सेक्शन 14 के ऊपर। ठीक है। सेक्शन 14 में बात की गई है कि पेमेंट फॉर लैंड ऑक्युपाइड विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टेनेंट है, उसने क्या किया है कि कोई लैंडलॉर्ड है, उसकी जमीन को ना उसके कंसेंट के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर, लैंडलॉर्ड की रजामंदी के बगैर ऑक्युपाइड कर लिया है। ठीक है। सेक्शन 14 आप सिंपल सिर्फ डिफाइन देखें नीचे, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। सेक्शन 14 में वो सिंपल सी बात कर रहा है। ठीक है। जो नीचे उसने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से ही जाहिर हो रही है। वो कहता है कि एक टेनिट है, उसने लैंडलॉर्ड की जमीन के ऊपर उसकी रजामंदी के बगैर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा सेक्शन 14 के मुताबिक कि जब उसने उसकी रजामंदी के बगैर उसके ऊपर कब्जा किया है, तो वो जितनी भी जमीन के ऊपर वो कब्जा करके बैठा है और जितने साल उसने उसको यूज किया है, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी पेमेंट अदा करेगा। ठीक है। किसके ये अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर, उस वक्त एग्रीकल्चर ईयर के अकॉर्डिंग जो रेट चल रहा होगा वही रेट वो जो टेनिट होगा वो उसको लैंडलॉर्ड को अदा करेगा। अगर टेनिट वो रेट अदा नहीं कर रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उसके खिलाफ रेवेन्यू कोर्ट में अपील दर्ज करवा देगा। ठीक है। सिंपल, सिंपल सी बात है। सेक्शन 14 में कहा है कि एक टेनिट है, एक टेनिट है, उसने क्या किया है, लैंडलॉर्ड की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है लैंडलॉर्ड की रजामंदी के बगैर। ठीक है। अब उसने क्या करना है कि जो उसने जमीन ऑक्युपाइड की है, एग्रीकल्चर ईयर के मुताबिक जो रेट चल रहा होगा उसने उतनी ही पेमेंट उस जो लैंडलॉर्ड होगा उसको अदा करनी है। अगर तो वो नहीं कर रहा, ठीक है, जारी बात है कब्जा करके बैठा है तो नहीं करेगा ना, आगे से वो अकड़ खानी दिखाएगा। नहीं कर रहा तो लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि वो कोर्ट के, रेवेन्यू कोर्ट के पास जाए और उसके खिलाफ जो है वो केस दायर कर दे, फिर वो कोर्ट खुद उसको उस जमीन की जो पेमेंट होगी वो लेकर देगा। ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, सेक्शन 14 बता रहा है। उसके बाद सेक्शन 15 पे आ जाए। सेक्शन 15 में बात की गई है कलेक्शन ऑफ रेंट ऑन। देखिए अब यहाँ पर ना वो सिंपल सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपने स्टेटमेंट को सिंपल देख लेना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ठीक है। एक जमीन है, ठीक है, उस जमीन के ऊपर ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ठीक है। एक जमीन है, उस जमीन के ऊपर 4 ओनर है। एक जमीन है, उस जमीन के क्या है, 4 ओनर है। अब जो टेनिट है, अब जो किसान है, क्या वो इन चारों को अलग अलग रेंट अदा करेगा, यहाँ पे आपको ये सेक्शन 15 बताता है। ठीक है। कि अगर एक जमीन है उसके ऊपर ज्वाइंट ओनर है, ठीक है, और वो जो है आके आपको, जो किसान है, अब जो टेनिट है वहां पर जो काम कर रहा है, तो क्या वो उन चारों को अलग अलग जाके जो रेंट है वो अदा करेगा।
तो यहाँ पर आपको सेक्शन 15 बताता है टेनिट विल नॉट पे द रेंट सेपरेटली, मतलब वो किसी को भी अलग अलग रेंट अदा नहीं करेगा। ये सारे आपस में फैसला कर लेंगे इतना रेंट लेना है, और टेनिट जाके एक ही बंदे को सारा रेंट दे देगा, देन ये खुद आपस में उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये आपको बताया सेक्शन 15 ने। उसके बाद आ जाए सेक्शन 16 की तरफ। सेक्शन 16 कहता है presumption with respect to produce removed before division or appraisement। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं presumption की। presumption किस तरह की आ जाती है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जो टेनिट है ना, उसके दिल में कोई चोर है, कोई टेनिट है उसके दिल में कोई चोर है, उसने ना क्या किया है कि फसल की डिवीजन से पहले ही ना फसल का कुछ हिस्सा जो था वो उसने रख लिया। ठीक है, फसल की डिवीजन से पहले उसके मतलब दिल में खोट था ना, उसने कुछ हिस्सा फसल का साइड पे कर लिया। तो यहाँ पर एक प्रजम्पशन आ जाती है, प्रजम्पशन ये आ जाती है कि अगर अप्रेजमेंट या डिवीजन से पहले टेनिट जो है वो कोई हिस्सा फसल का कुछ हिस्सा जो है वो उसको अलग कर लेता है, उसको छुपा लेता है, चोरी कर लेता है, सिंपल बात, सिंपल वर्डिंग में ले रहे। ठीक है, तो वहां पर प्रजम्पशन क्या आएगी कि जो साथ वाली जमीन होगी, ठीक है, एक जमीन है, उसके जो साथ वाली जमीन होगी उसके ऊपर जितनी प्रोड्यूस होगी उसके अकॉर्डिंग उससे वहां पर रेंट वसूल किया जाएगा। ठीक है, दोबारा बात समझा देती हूँ। सेक्शन 16 में कहता है कि एक किसान है, उसके दिल में क्या हुआ है, ठीक है, उसके दिल में कोई खोट है, उसने क्या किया है कि फसल जो है ना उसको चोरी कर लिया पहले, कंजप्शन से पहले, सॉरी अप्रेजमेंट से पहले या डिवीजन से पहले उसने क्या किया, फसल का कुछ हिस्सा छुपा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, एक ये जमीन थी, इस जमीन में से टेनिट ने क्या किया, हिस्सा स्टील कर लिया, ठीक है, चुरा लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर परसेप्शन क्या आएगी कि इसके साथ ये जो दूसरी लैंड होगी ना, इस लैंड के ऊपर जितनी प्रोड्यूस काश्त हो रही होगी उसी के मुताबिक उस टेनेंट से रेंट वसूल किया जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में, समझ नहीं आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। सेक्शन 16 में सिंपल सी बात की गई है कि अगर कोई किसान है, उसने फसल का कुछ हिस्सा साइड पे कर दिया है, ठीक है, अप्रेजमेंट से पहले या डिवीजन से पहले, ठीक है, तो होगा क्या, उसके ऊपर एक प्रजम्पशन लग जाएगी कि साथ वाली जमीन के ऊपर जितनी प्रोड्यूस काश्त हो रही है, उस जमीन का एरिया उस जमीन के जितना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ कोई तो जमीन होगी ना जिसका एरिया उसके इक्वल ही होगा, उसके ऊपर जितनी प्रोड्यूस कास्ट हुई होगी उसके जितना पेमेंट उसके हिसाब से बनता होगा वो उसका आपका टेनेट से क्या होगा, वसूल किया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाए सेक्शन 17 के ऊपर। सेक्शन 17 में कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है रेफरी के बारे में। रेफरी कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल कि जब अप्रेजमेंट हो रही थी, हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, सेक्शन 16 में अप्रेजमेंट या डिवीजन, कि जब डिवीजन या अप्रेजमेंट हो रही है उसके उस वक्त ना कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, या ये हुआ है कि अप्रेजमेंट या डिवीजन के टाइम दोनों पार्टीज में से एक बंदा मौजूद नहीं है, या टेनेंट मौजूद नहीं है या लैंडलॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे, वो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, दोनों में से एक पार्टी, ठीक है, जो पार्टी मौजूद होगी वो रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट करवाएगी कि भाई लैंडलॉर्ड जो है वो नहीं आया, तो मुझे इसकी जगह आप कोई बंदा दें। वो जो बंदा रेवेन्यू ऑफिसर वहां पे अपॉइंट करेगा वो रेफरी होगा। वो जो बंदा वहां पे रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट करेगा वो रेफरी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हो सकता है कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। एक टेनेंट है, ठीक है, और एक क्या है, लैंडलॉर्ड है। एक टेनेंट है और एक लैंडलॉर्ड है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि अप्रेजमेंट का दिन है और जो लैंडलॉर्ड है ये वहां पे मौजूद नहीं है, लैंडलॉर्ड जो है ये नहीं आया। टेनेंट ने क्या करना है, रेवेन्यू ऑफिसर को इसने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है कि लैंडलॉर्ड जो है वो अप्रेजमेंट वाले दिन या डिवीजन वाले दिन नहीं आया। रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, वो एक रेफरी जो है एक बंदा भेजेगा, उस बंदे को हम क्या कहेंगे, रेफरी। ठीक है, वो रेफरी क्यों भेजा जाएगा, वो डिवीजन और अप्रेजमेंट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, कि या तो वो अप्रेजमेंट करेगा या वो डिवीजन करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आगे इसको नेक्स्ट सेक्शन में मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 18 आ जाते हैं। सेक्शन 18 के अंदर बात की गई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर्स एंड प्रोसीजर ऑफ रेफरी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोसीजर ऑफ रेफरी। ठीक है, अब रेफरी एक बंदा वो तो जाके इतना सारा काम नहीं कर सकता ना कि डिवीजन करे, तो उसने अपने साथ लोग भी लेने हैं, वो रेफरी खुद लेगा। ठीक है, उसने जितने भी अपने साथ लोग लेने हैं, असेसर्स लेने हैं, वो सारे वो खुद लेगा। उसके बाद उसका प्रोसीजर किस तरह से होगा, प्रोसीजर ये होगा कि जो दोनों पार्टीज होंगी, रेफरी आएगा,
ठीक है, उसके पास ये राइट है, वो जमीन पे आ सकता है। ठीक है, रेफरीज आएगा, वो क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा। ठीक है, किसको भेजेगा नोटिस, दोनों पार्टीज को, टेनिट को भी भेजेगा, बेशक टेनिट ने खुद बुलाया है, लेकिन टेनिट को भी भेजेगा और लैंडलॉर्ड को भी भेजेगा। दोनों पार्टीज को नोटिस भेजेगा कि भाई तुम्हारी जमीन के ऊपर मैं अभी डिवीजन करने लगा हूँ, तुम्हारी प्रोड्यूस की या अप्रेजमेंट करने लगा हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा कि रेवेन्यू ऑफिसर ने उससे जो कहा होगा कि इस तरीके से तुमने डिवीजन करनी है या इस तरीके से तुमने अप्रेजमेंट करनी है, रेवेन्यू ऑफिसर के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो उस प्रोड्यूस की डिवीजन या अप्रेजमेंट कर देगा। सिंपल, यहाँ पे आपने पीछे पढ़ा सेक्शन 17 में उसने कहा कि डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, ये कुछ भी हो जाता है, उसकी सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर एक बंदा देता है जिसको रेफरी कहते हैं। सेक्शन 18 में वो कहता है कि रेफरी आएगा, वो क्या करेगा, दोनों पार्टीज को एक नोटिस भेजेगा, फिर रेवेन्यू ऑफिसर ने उसको जिस तरह से एडवाइस किया वो होगा, जिस तरह से बताया वो होगा, उसके मुताबिक वो उस प्रोड्यूस की क्या कर देगा, डिवीजन या प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, और फिर वो यहाँ पर एक और काम भी करेगा कि जो बंदा उस जमीन के ऊपर मौजूद नहीं होगा, जैसे कि टेनिट मौजूद है, लैंडलॉर्ड मौजूद नहीं है, तो लैंडलॉर्ड को वो कह देगा कि ये एक्स पार्टी है। ठीक है, लैंडलॉर्ड को वो क्या कह देगा कि ये एक्स पार्टी है। समझ आ गई यहाँ तक? अगर किसी भी चीज की समझ नहीं है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस आपने क्या करना है कि नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको गौर से पढ़ना है, वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपका सेक्शन 19 आ जाता है। ठीक है, अब सेक्शन 17 में रेफरी आया, सेक्शन 18 में उसका उसने प्रोसीजर किया, उसने सारा काम किया, उसने क्या किया, नोटिस भेजा। ठीक है, उसने अप्रेजमेंट कर दी, अब अप्रेजमेंट होगी, अब उसने एक रिजल्ट तैयार किया, उस रिजल्ट का रिकॉर्ड उसने रिटर्न फॉर्म में रेडी किया है। ठीक है, रेडी करने के बाद उसने उसके ऊपर अपने साइन किए हैं, साइन करने के बाद उसने उसको सबमिट करवा दिया, किसको, रेवेन्यू ऑफिसर को। ठीक है, सिंपल है, 17 18 और 19 बिल्कुल सेम है, बस आपने याद रखना है कि 17 से रेफरी वाला बात स्टार्ट हो रही है। 17 में रेफरी आता है, 18 में वो काम करता है अपना सारा जो उसको रेवेन्यू ऑफिसर ने बोला है, 19 के अंदर वो एक रिकॉर्ड तैयार करता है, उसके ऊपर अपने साइन करने के बाद उसको रेवेन्यू ऑफिसर को जो सबमिट करवा देता है। अब यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है कि रेफरी अगर रखा है, ठीक है, एक रेफरी है, उसको बुलाया है, उसके साथ कुछ लोग थे, रेफरी ने वो लोग भी बुलाए, तो रेफरी को तो कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट कहाँ से ली जाएगी, उसकी कॉस्ट उन दोनों पार्टी से वसूल की जाएगी। ठीक है, ये नहीं है कि रेवेन्यू ऑफिसर या गवर्नमेंट उसको खुद से अदा करेगी, नहीं, रेवेन्यू अपने रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या किया, रेफरी को बुला लिया। ठीक है, अब रेफरी को जो कॉस्ट अदा करनी है, जो पेमेंट अदा करनी है, उसने जो काम किया उसके बदले में वो उजरत तो लेगा ना। और उसने उसके साथ जो बंदे थे, उसने अपने साथ वो जो बंदे ले गया उस जमीन पर अप्रेजमेंट के लिए या डिवीजन के लिए, उनको भी पैसे देने हैं। वो जितने भी पैसे होंगे वो सारे दोनों पार्टी से लिए जाएंगे, लैंडलॉर्ड और टेनेंट से वसूल किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 19 पे सेक्शन 20 पे आ जाए, सॉरी। सेक्शन 20 में बात की गई है इनहांसमेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनिट, और सेक्शन 21 में बात की गई है रिडक्शन ऑफ रेंट। अब इस दो को थोड़ा गौर से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, किस चीज की समझ नहीं है पूछ लीजिएगा, दोबारा कह रही हूँ। अब यहाँ पे सेक्शन 20 और जो सेक्शन 21 है, इन दोनों में एक जैसी बात है। ठीक है, मतलब ये दोनों सेम है, एक ही चीज से रिलेटेड ये दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 20 के अंदर बात की गई है इनहांसमेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनिट। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि रेंट वसूल किया जा रहा है प्रोड्यूस के ऊपर। ठीक है, 20 और 21 के साथ आप यहाँ पे लिख लें कि रेंट जो है वो किसके फॉर्म शक्ल में वसूल किया जा रहा है, प्रोड्यूस की शक्ल में। ठीक है, रेंट किसकी शक्ल में वसूल किया जा रहा है, प्रोड्यूस की शक्ल में। सेक्शन 20 और 21 में वो कहता है कि रेंट अगर तो प्रोड्यूस की फॉर्म में वसूल किया जा रहा है, देन भी उसके अंदर इन्हांसमेंट हो सकती है। ठीक है, 21 और 20 और 21 के अंदर सिंपल बात है, इन्हांसमेंट और रिडक्शन की, किसके ऊपर, प्रोड्यूस। अगर एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अगर एक लैंडलॉर्ड है, वो जो है वो रेंट वसूल कर रहा है प्रोड्यूस की शक्ल में, मतलब क्या कर रहा है कि वो फसल ले रहा है। ठीक है, हाफ फसल उससे ले रहा है, तो वो जो काश्त हो रही है, वो जो फसल हो रही है, उसके अंदर भी इन्हांसमेंट भी हो सकती है, उसके अंदर रिडक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अब ये बात कैसे, आपको फॉर एग्जांपल क्या हुआ है कि फसल का रेट जो है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है या उसको कम कर दिया है, या कोई सैलाब आया है, कोई जमीन थी वो पहले काश्त हो रही थी, अभी वो काश्त नहीं हो रही, सैलाब की वजह से खराब हो गई है, कुछ भी हो गया। ठीक है, अब एक जमीन थी वो पहले, अब ये एक जमीन है, ये पहले जो है ये काश्त हो रही थी, लेकिन अब ये काश्त नहीं हो रही, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट काश्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फसल कम हो गई है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड जो अपनी फसल का हिस्सा ले रहा था फिर उसको भी कम मिलेगा ना।
ठीक है, उसकी जो डिडक्शन, उसका जो रेंट होगा प्रोड्यूस के ऊपर, जो वो फसल का हिस्सा ले रहा था, उसके अंदर भी फिर कमी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको सेक्शन 21 और 20 बताते हैं। 20 ये बताता है कि इन्हांसमेंट हो सकती है। ठीक है, इन्हांसमेंट किसके अंदर, कि अगर जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट वसूल कर रहा है प्रोड्यूस की फार्म में। ठीक है, अगर वो रेंट वसूल कर रहा है प्रोड्यूस की फार्म में, तो उसके अंदर इन्हांसमेंट हो सकती है। फिर सेक्शन 21 में वो कहता है कि हो सकता है कि जमीन पहले जो थी उसके ऊपर काश्तकारी हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। ठीक है, जमीन खराब हो गई है, टेनेंट के पास ही जमीन है लेकिन खराब हो गई है, उसके ऊपर टेनेंट कास्ट नहीं कर रहा, तो वो जो रेंट वसूल कर रहा है उसमें रिडक्शन होगी, उसको अब फसल का थोड़ा हिस्सा मिलेगा, जितनी फसल काश्त हो रही थी उसके मुताबिक हिस्सा दिया जाएगा। ये नहीं है कि जितना उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था उतना ही दिया जाएगा। अब टेनेंट अपनी जेब से तो नहीं देगा ना, जितना उसने काश्त कर रहा है, अब एरिया खराब हो गया, वहां से नहीं काश्त कर पा रहा, तो जो लैंडलॉर्ड होगा उसका जो प्रोड्यूस होगी उसके अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा, क्योंकि वो इसी के जैसा है, फिर ये ना हो कि आप दोनों को मिक्स कर दें। सेक्शन 20 और 21 में रेंट वसूल किया जा रहा है प्रोड्यूस की शक्ल में। ठीक है, एक जमीन है उसके ऊपर पहले काश्त होती थी अब नहीं होती, एग्जाम्पल दिया ये। ठीक है, पहले काश्त होती थी अब नहीं होती, तो जाहिर बात है टेनेंट जो है अब वो कम फसल उगा रहे हैं, तो खुद ब खुद जो लैंडलॉर्ड होगा ना, उसके उसको जो प्रोड्यूस में शेयर दिया जाएगा वो भी उसके अंदर भी रिडक्शन होगी। ठीक है जी, आपको सेक्शन 20 और 21 बताते हैं। उसके बाद आ जाए सेक्शन 22 और 23 की तरफ। ठीक है, अब सेक्शन 22 और 23 में भी देखिए वही बात लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में इस वजह से मेंशन कर दिया था कि आप जो है ना इधर उधर ना हो कि ये क्या हो रहा है, एक जैसी बातें की जा रही हैं चारों के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कैश रेंट लिख दिया। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब सेक्शन 20 और 23 के अंदर वो कहता है कि रेंट लैंडलॉर्ड वसूल कर रहा है कैश की फॉर्म में। ठीक है, ऊपर आपने पढ़ा वो फसल की फॉर्म में ले रहा था, प्रोड्यूस की फॉर्म में ले रहा था। अब सेक्शन 22 और 23 कहता है कि जो रेंट लिया जा रहा है वो कैश की सूरत में लिया जा रहा है। तो सेक्शन 22 कहता है कि अगर कैश की सूरत में रेंट लिया जा रहा है तब भी उसके अंदर इन्हांसमेंट हो सकती है। सेक्शन 22 क्या कहता है कि अगर कैश के फॉर्म में आप रेंट वसूल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इन्हांसमेंट हो सकती है। ठीक है, फिर सेक्शन 23 कहता है कि जो एक बंदा है ना, अब फॉर एग्जांपल एक ये जमीन थी किसान के पास, इसके ऊपर पहले काश्त नहीं होती थी, अब किसान ने इसके ऊपर मेहनत मुनत करके काश्त करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या होगा, रेंट जो कैश के फॉर्म में लिया जा रहा है वो ज्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है। ठीक है, फिर सेक्शन 23 में रिडक्शन की बात की गई है। रिडक्शन की बात कैसे, कि मैंने ऊपर आपको बताया जैसे सेम वही एग्जांपल आप यहाँ पे लगा दें, एक जमीन है वो पहले कास्ट हो रही थी अभी वो नहीं हो रही। ठीक है, तो जो रेंट कैश के फॉर्म में है बेशक, लेकिन उसमें कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो फसल ही कम उगा रहे हैं। ठीक है, रेंट तो आप फसल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना, तो आपका रेंट जो होगा उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझसे पूछ लीजिएगा, दोनों इतने भी मिलते जुलते नहीं है। सेक्शन 20 और 21 में बात की है कि प्रोड्यूस से अगर आप रेंट ले रहे हैं, मतलब क्या कि आप प्रोड्यूस में से शेयर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप इन्हांसमेंट कर सकते हैं, उसमें कमी पेशी हो सकती है। ठीक है, अगर फसल का टेनेंट कम काश्त कर रहा है तो उसमें कम हो जाएगी। 23 कहता है कि 22 और 23 कहता है कि अगर आप रेंट कैश की फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब आप पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी इन्हांसमेंट हो सकती है। आपके जमीन का कुछ हिस्सा पहले काश्त हो रहा था अभी नहीं हो रहा, वो फसल कम उगा रहा है, तो एक टेनेंट अपनी पॉकेट से तो नहीं अदा करेगा ना, जितना वो वहां से प्रोड्यूस उठा रहा है उसके मुताबिक ही वो आपको कैश देगा, तो उसके अंदर भी रिडक्शन हो सकती है। ये आपको कहता है सेक्शन 23। ठीक है, अच्छा आज हमने इसके आगे जो है ना 24 से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। बाकी किसी भी चीज की समझ नहीं है वैसे पूछ लीजिएगा। बाकी आपने सिंपल याद रखना है कि सेक्शन 12 से हमारा रेंट वाला पार्ट स्टार्ट होता है, निहायत इजी है ये वाला एक्ट। ठीक है, इसमें बस आपने इन बातों को याद रखना है, आप सिर्फ ऊपर नाम याद रखा करें। अभी हमने सेक्शन 12 से स्टार्ट किया तो इसमें हमने सारा रेंट के थ्रू ही पढ़ना है। अब जब मैंने आपको कहा कि 20 और 21 आ जाता है या 20 और 23 आ जाते हैं, तो आप क्या करें कि सेक्शन जो 20 है ना उसके ऊपर लिख दें कि इन्हांसमेंट, कि यहाँ से हम इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप साथ मेंशन कर दें कि इन्हांसमेंट वो दो तरह से बता रहा है, एक वो प्रोड्यूस के ऊपर भी बता रहा है और दूसरा वो कैश के ऊपर भी बता रहा है। फिर सेक्शन 20 और 21 जो है वो प्रोड्यूस के बारे में बात करते हैं कि उसमें इन्हांसमेंट हो सकती है, और सेक्शन 20 और 23 जो है ना वो बताता है कि आप कैश के फॉर्म में अगर रेंट वसूल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इन्हांसमेंट
हो सकती है। ठीक है, बाकी सिंपल, बाकी चीजें तो सिंपल सिंपल एंड डिफाइन के अंदर ही मेंशन की हुई है। बस आपने करना क्या है कि आपको जब लगे ना कि इस सेक्शन से इस चीज की बात हो रही है, जब आप नोट्स बनाते हैं कि इस सेक्शन से इस चीज की बात हो रही है, तो उसके ऊपर एक ना बोल्ड करके हेडिंग दिया करें। जैसे हमने बात किया रेफरी की, ठीक है, देखें अब रेफरी आया सेक्शन उसमें 16 में, सॉरी 17 में, ठीक है, सेक्शन 17 में रेफरी आया। अब देखें अगर आप सेक्शन 17 के ऊपर बोल्ड करके राइट कर देना कि रेफरी, कि यहाँ से क्या होना है, रेफरी का काम स्टार्ट होना है, तो आपको फिर खुद ही आगे वाला सेक्शन 17 बस याद कर लें। सेक्शन 17 में रेफरी आया है, सेक्शन 18 में उसने प्रोसीजर किया है, उसने काम किया है जो उसको रेवेन्यू ऑफिसर ने कहा है। फिर सेक्शन 19 के अंदर उसने क्या किया है कि वो जो काम उसने किया तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके रेवेन्यू ऑफिसर को पेश कर दी है। सिंपल सी चीज है। बस याद रखें कि जहां से आपका वो स्टार्ट हो रहा है ना, वो ऊपर नाम दे दें, उसको उस सेक्शन के साथ जोड़ दें, आगे फिर 2-3 सेक्शन तो उसी से रिलेटेड होते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मजीद किसी भी चीज की समझ नहीं आए मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर लें, ठीक है, या यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।